देखिए आज हम लोग सबसे पहले ओवरऑल सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सिलेबस में कुछ आपका चैप्टर जो है डिडक्ट किया है बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें फिजिकल का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट और लास्ट चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री, और फिर इसके बाद इनऑर्गेनिक में फर्स्ट 2 चैप्टर जो है आपका स्टार्टिंग से मेटलर्जी और पी ब्लॉक एलिमेंट ये हटाया है। ऑर्गेनिक में लास्ट का 2 चैप्टर हटाया है। हाँ, एक हटाया है पॉलीमर और एक हटाया है केमिस्ट्री यूज इन एवरीडे लाइफ। अब ये 6 चैप्टर जो आपका डिडक्ट किया है, ये ओवरऑल नॉर्मली जो एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स का पेपर हो, जैसे जेई मेंस का हो गया या फिर नीट का पेपर हो, इसमें नीट के पेपर में कुछ टॉपिक को काटा गया है, बाकी जितना भी टॉपिक इधर काटा है उधर जेई एडवांस वाले जो टॉपिक है एग्ज़ाम है उसमें आपका ये दे दिया है। अब केमिस्ट्री का ओवरऑल जो सिलेबस है वो 70 मार्क्स कैरी करेगा। ये बोर्ड एग्जाम का नंबर है। अब लेकिन बिहार बोर्ड का एग्जाम पैटर्न क्या है? 2 गुना है, मल्टीपल फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा, इसलिए आपका 140 नंबर का जो है क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें 70 का आपको आंसर राइटिंग करना है। जिस अब 70 में भी फिर स्पेशलाइजेशन है। यहाँ पे 35 ऑब्जेक्टिव 35 सब्जेक्टिव, इस तरह से रहेगा। अब देखिए, हम तो पहले ओवरऑल सिलेबस लिख देते हैं, उसके बाद ये बता देंगे कि कौन कौन कटा हुआ है। केमिस्ट्री का टोटल यहाँ 3 सेगमेंट है। एक है फिजिकल, केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अब देखिए, इस सेगमेंट से आपका जो क्वेश्चन राइज करेगा वो 28 मार्क्स का करता है, तो ओवरऑल 56 हो गया, सिलेबस दोगुना। और ये इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री से आपका जो है लगभग देखा जाए तो 22 नंबर का क्वेश्चन, 22 मार्क्स का क्वेश्चन जो है इसमें कैरी करता है। इनऑर्गेनिक में अब कितना बच गया? 20 मार्क्स। अब समझिए ध्यान से, फिजिकल में इनऑर्गेनिक में 2-4 नंबर इंटरचेंज करते रहता है। अब जैसे इधर से कभी 20 का पूछ दिया तो इधर से 22 का पूछ देगा, या इधर से 18 का पूछ दिया तो इधर से 24 नंबर का पूछ देगा, इस तरह से। ऑर्गेनिक का सिलेबस फिक्स है, और विद्यार्थी का सबसे ज़्यादा अगर माथापच्ची करता है तो ये ऑर्गेनिक, लेकिन यहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं होगी। देखिए, फिजिकल का फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। सेकेंड चैप्टर है सॉल्यूशन, बट न्यू बुक में ये फर्स्ट चैप्टर होगा। थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हिंदी हो जाएगा विद्युत रसायन। फोर्थ चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, यानी रसायन बल गतिकी। और लास्ट चैप्टर इसका है सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठीय रसायन।
इनऑर्गेनिक में आइए। इनऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है आपका मेटलर्जी। इसका कॉमर्शियली काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, हर एक इंडस्ट्री में इसके लिए सीट अवेलेबल है जॉब पर्पस। जो खास करके एक्सट्रैक्शन फील्ड में जब आप जाएंगे तो इसमें आपको यही सारे टॉपिक वहाँ पे काम आता है। मेटलर्जी का हिंदी है धातु कर्म, या इसी को हम लोग कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातुओं का निष्कर्षण। इसका सेकंड चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट, यानी पी ब्लॉक के तत्व। थर्ड चैप्टर इसका है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, और इसका लास्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी समन्वय यौगिक कह लीजिए, या इसी को आप कह सकते हैं उपसह संयोजक यौगिक। अब आते हैं ऑर्गेनिक के सेगमेंट पे। ऑर्गेनिक में आपका फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। सेकेंड चैप्टर इसका है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसका थर्ड चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोजेलिक एसिड। इसका फोर्थ चैप्टर है एमीन। फिफ्थ चैप्टर है इसका बायोमोलिक्यूल्स। जैव अणु, ये 11th के बायोलॉजी में भी पढ़ाया गया होगा, उसमें भी ये था। हाँ, बायोमोलिक्यूल्स, ये ओवरऑल बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड है, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी में क्या सब पाया जाता है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट, इसके लिए आपको पढ़ना। 6 नंबर चैप्टर है पॉलीमर, और इसका हिंदी होगा बहुलक। और 7th चैप्टर है केमिस्ट्री यूज इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री यूज इन एवरीडे लाइफ या आवर लाइफ कह लो, दैनिक जीवन में रसायन का उपयोग। अब समझिए ध्यान से, ये 3 चैप्टर जो ऑर्गेनिक का आप देख रहे हैं इसी को हम लोग कहते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री का सिंपल सा मीनिंग हुआ कि जो हम लोग डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं केमिस्ट्री का, इसी के बेस पर वो सारे टॉपिक को हमको पढ़ना। अब इसमें एक हम ओवरव्यू दे देते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में जीव शरीर से रिलेटेड स्टडी करना है, जीव शरीर में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं इसके बारे में पढ़ना है। पॉलीमर चैप्टर में हम लोग जितने भी तरह के प्लास्टिक सब्सटेंस पढ़ते हैं या फिर रबर वाला जो सब्सटेंस है इसके बारे में आपको स्टडी करनी है। केमिस्ट्री यूज इन एवरीडे लाइफ जो चैप्टर है इसमें ओवरऑल जितने भी तरह के मेडिसिन हैं सभी के बारे में पढ़ना है। मेडिसिन का कौन सा पार्ट किसमें, आप जैसे एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटीफ्यूगल, एंटीसेप्टिक, इस तरह से जो है कंपाउंड आपको इसमें पढ़ना है। अब हम लोग सिलेबस को देख लें कि कौन सा पार्ट यहाँ से काटा गया है। तो फर्स्ट चैप्टर आपका हो गया सॉलिड स्टेट, ये सिलेबस से हटा दिया गया है, और इधर ये हो गया सरफेस केमिस्ट्री। फिर इसके बाद इधर आइए तो इसमें फर्स्ट चैप्टर आपका मेटलर्जी हटा है, और इधर जो है पी ब्लॉक एलिमेंट हटाया है। और इसमें आओ तो ऑर्गेनिक में लास्ट का 2 सेगमेंट आपको हटा दिया गया, 6 चैप्टर। अब अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस सिलेबस को देखें तो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है ये 2023 में अपडेट किया था कि हम कुछ सिलेबस का कटौती करने जा रहे हैं कोरोना के वजह से।
कोरोना के कारण जो है कुछ कटौती किया गया था, लेकिन फिर ये देखा गया कि ऐसे ही ये सिलेबस काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लेंदी है, तो इस वजह से जो है आपको यहाँ पे एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा जो है सिलेबस में कटौती किया गया है निचले स्तर में। अब रही बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप नीट के लिए स्पेशली पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको फिजिकल प्लस ऑर्गेनिक दोनों सेगमेंट पर फोकस करना होगा काफ़ी, हाँ काफ़ी डीपली। और अगर आप मान लिया जाए मेडिकल का पेपर, जेई का पेपर अगर आप देना चाह रहे हैं तो जेई के पेपर में फिजिकल पर ज़्यादा जोर दिया जाता है क्योंकि कैलकुलेटिव बेस्ड टॉपिक रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पे इनऑर्गेनिक के सेगमेंट पर, देन ऑर्गेनिक के सेगमेंट पर। तो इस तरह से आपका जो है एग्जाम का पेपर सेट किया जाता है। अब इसमें हम लोग जो है, अब तो लगभग आपका 6 मंथ इधर बीत ही चुका है, अब तो बाकी जो रेस्ट टाइम है उसी में हम लोग को पूरे पढ़ना। तो इसमें आप लोगों को सबसे ज़्यादा थोड़ा सा जो है मेहनत इसमें करना होगा। हाँ, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सिलेबस बड़ा है, तो थोड़ा सा आपको इसमें हम क्लास को स्पीड में खींचेंगे ताकि आपका सिलेबस भी प्रभावित ना हो, और दूसरी बात है कि नॉलेज भी जो है गेन होता रहे। ये टॉपिक सबसे ज़्यादा सर दर्द है विद्यार्थी का, इसलिए हम लोग जो है इसी टॉपिक को पहले स्टार्ट करेंगे। और खास करके अगर देखा जाए तो इसमें कॉन्सेप्चुअल आपको जानकारी ज़्यादा रखनी है, और इसमें कैलकुलेट डेटा बेस्ड जो कैलकुलेशन है वो आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है। और इस सेगमेंट को हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। रीज़न ये है कि इसमें कुछ टर्म ऐसा है जो आपको याद रखना पड़ेगा, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आया है, क्योंकि इसका जो है ओवरऑल काफ़ी ये अपने आप में सिलेबस ब्रॉड है, काफ़ी ब्रॉड है। इसमें कई एक ऐसे थ्योरी हैं जो आपको पढ़ना है। लेकिन अब अगर आप बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तब तो ओवरऑल आपको 20 क्वेश्चन इसका देंगे, टोटल एग्ज़ाम में क्लियर हो जाएगा। तो ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना है, और इस पर आपको फुल फोकस करनी है ताकि आपका एग्ज़ाम में जो है एक बेहतर परफॉर्मेंस हो सके। चलिए अब हम लोग कुछ 11th का पहले कुछ बेसिक देखेंगे, क्योंकि अब देखिए दिक्कत क्या है आपको कहाँ, अच्छा ठीक लिख लीजिए इसमें, आपको दिक्कत कहाँ आएगी समझिए ध्यान से। मैं अगर आप 11th के सिलेबस को 12th के सिलेबस से कोरिलेट कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक का सिलेबस एक ऐसा सिलेबस है जो 11th के ही सिलेबस को आगे बढ़ाया गया। यानी 11th में ओवरऑल हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं और 12th में उसी थ्योरी का टोटल एप्लीकेशन वाला पार्ट, खास करके ये 4 चैप्टर तक, एमीन तक। एमीन के बाद बायोमॉलिक्यूल एक अलग सेगमेंट है, इसको हम लोग एक अलग तरीके से देखेंगे। लेकिन ये 4 चैप्टर का जो बेसिक थ्योरी है ये 11th का, और नहीं समझने का केवल और केवल एक ही रीज़न है कि बेसिक कमज़ोर है। अगर बेसिक सही है तो हम ये गारंटी के साथ कह रहे हैं कि इस सेगमेंट का हर एक वर्ड आपके समझ में आएगा, हर एक टर्म समझ में आएगा। लेकिन यही है कि इसमें कुछ बेसिक जो टर्म है इसको पहले आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख रहे हैं। कुछ हम लोग बेसिक पार्ट को पहले देखेंगे, 1-2 क्लास, इसके बाद जो है फिर हम लोग सिलेबस पे आएंगे। रीजन ये है कि 11th का जो सिलेबस है इस सिलेबस को देखे बगैर आप 12th के सिलेबस पे नहीं आ सकते हैं, ऑर्गेनिक में खास करके। तो सबसे पहले आप इस टर्म को जानिए कि ऑर्गेनिक होता क्या है। ऑर्गेनिक का सिंपल सा मतलब है, देखिए हम लोग केमिस्ट्री में 3 तरह के टर्म को स्टडी कर रहे हैं। एक है सजीव लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक है निर्जीव नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब सजीव और निर्जीव जो पदार्थ है इसी का हम लोग जब डेटाबेस एनालिसिस करेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री,
ओवरऑल नॉन लिविंग के बारे में स्टडी करेंगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओवरऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिंपल सा मतलब है रसायन विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांड में उपस्थित सभी सजीव पदार्थ से प्राप्त वस्तुओं के बारे में स्टडी करेंगे, इसी को कहते हैं कार्बनिक रसायन। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर थोड़ा सा और आप डीपली जाए तो ओवरऑल इसमें हम लोग कार्बन एवं उसके कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं। बात समझ में आ रही है? अब ऑर्गेनिक जो टर्म है यह एक ग्रीक वर्ड ऑर्गेनिज्म से आया है। ऑर्गेनिज्म का एक्चुअल मीनिंग होता है सजीव पदार्थ, लिविंग कंपोनेंट। अब सबसे पहले अगर ऑर्गेनिक कंपोनेंट की बात करें तो डिफाइन इसको केकुले महोदय के थ्रू किया गया था, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक साइंटिस्ट थे केकुले, जिन्होंने सबसे पहले जो है इसको डिफाइन किए थे। अब ऑर्गेनिक में थोड़ा और आप देखें तो कार्बन और उसके कंपोनेंट के बारे में स्टडी करते हैं, तो सिंपल सा आप ये कह सकते हैं द स्टडी अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब इसमें इसका अगर क्लासिफिकेशन, सबसे पहले इसका अगर सोर्स देखें तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट का जनरली 4 सोर्स है जो हम लोग धरती पर इस चीज को जो है देख पाते हैं। पहला जो सोर्स है ये है वनस्पति जगत, हाँ, दूसरा है प्राणी जगत, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इसके बाद तीसरा है आपका कोलतार और चौथा है आपका पेट्रोलियम। यानी ये 4 सोर्स है जिससे हम लोग क्या करते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट को प्राप्त करते हैं। चाहे आप इसके लिए मेथड जो भी अप्लाई करें वो इसका इंटरनल प्रोसेस है। अब आगे देखिए, ऑर्गेनिक टर्म को समझने के लिए आपको जो है यहाँ पे समझना पड़ेगा टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन की वैलेंसी टेट्रा फॉर्म में है, यानी चतुस्संयोजकता ये दर्शाता है। इसका मेन रीजन क्या है तो समझिए अब ध्यान से। पहले इसको लिखा दें, लिख लीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिख करके डैश दीजिए और इसका भाषा लिखिए। लिखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी सजीव पदार्थ से प्राप्त वस्तुओं के बारे में सभी सजीव पदार्थ से प्राप्त वस्तुओं के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। गुड मॉर्निंग सर। इस तरह से पॉइंट बना करके लिखिए। कार्बनिक शब्द को सर्वप्रथम केकुले महोदय ने परिभाषित किया था। फिर इस तरह से एक पॉइंट में दे दीजिए, कार्बनिक शब्द एक ग्रीक शब्द
ऑर्गेनिज्म से लिया गया है, एक ग्रीक शब्द ऑर्गेनिज्म से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ सभी सजीव वस्तु होता है। जिसका शाब्दिक अर्थ सभी सजीव वस्तु होता है। क्लियर? अब लिखिए कार्बनिक यौगिकों के स्रोत, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों के स्रोत। लिखिए कार्बनिक यौगिकों के स्रोत निम्नवत है। कार्बनिक यौगिकों के स्रोत निम्नवत है। पहला लिखिए प्राणी जगत, या इसी को जंतु जगत भी आप कह सकते हैं। प्राणी जगत। नेक्स्ट होगा वनस्पति जगत, प्लांट किंगडम। नेक्स्ट है वनस्पति जगत, प्लांट किंगडम। थर्ड लिखना है कोलतार, कोलतार। और फोर्थ लिखिए पेट्रोलियम। जो क्रूड ऑयल हम लोग जो जमीन के नीचे से निकालते हैं, उसमें देखा जाए तो उससे कई एक वेरियस कंपोनेंट तैयार किए जाते हैं। तो ये था आपका बेसिक फॉर्म, जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट का सोर्स देखे कि हम लोग कहाँ से इसको प्राप्त करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन किस तरह से कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को जनरली टू पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है। एक है ओपन चेन कंपाउंड, एक होगा क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड में नॉर्मली एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये सारे फैमिली के ग्रुप आ सकते हैं, मेंबर आ सकते हैं। अब क्लोज चेन कंपाउंड की अगर आप बात करें तो यह दो तरह से डिवाइड होता है। एक होगा आपका होमोसाइक्लिक यानी समचक्रीय, और दूसरा होगा हेट्रोसाइक्लिक यानी विषम चक्रीय। अब समचक्रीय क्या है, विषम चक्रीय क्या है, अब इसको हम लोग देखते हैं। आइए टॉपिक लिख करके डैश देंगे, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बारे में डिटेल से हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग आउट ऑफ सिलेबस ऑलरेडी हैं। बेसिक टर्म इसका समझेंगे कि आखिर ये है क्या, किस तरह से इसको क्लासिफाई करते हैं। पहला क्या होगा, ओपन चेन कंपाउंड, हिंदी होगा खुली श्रृंखला वाले यौगिक। या सिंपली आप खुली श्रृंखला भी बोल सकते हैं। दूसरा होगा क्लोज चेन यानी बंद श्रृंखला। अब इसके बेस पर आप एल्केन, एल्कीन,
एल्कायन ETC, मतलब इसका जो एप्लीकेशन वाला पार्ट आएगा ये सब भी इसमें आ सकता है। अब इसमें ध्यान समझिए, खुली श्रृंखला में भी दो तरह का पॉसिबल है कंपाउंड, एक होगा लॉन्गे स्ट्रेट चेन, एक होगा ब्रांच्ड कार्बन चेन। यानी कि एक आप इस तरह से देखे होंगे, टेट्रावेलेंसी फॉर्म कर दीजिए, इसका शो कर दीजिए, और एक आप देखे होंगे इस तरह से, क्लियर। तो ये है स्ट्रेट चेन और ये है ब्रांच चेन। क्लियर हुआ। अब इसमें आइए, क्लोज चेन कंपाउंड को हम लोग दो सेगमेंट में देखते हैं, एक है होमोसाइक्लिक यानी समचक्रीय, और दूसरा होगा हेट्रोसाइक्लिक यानी समचक्रीय और विषम चक्रीय, और ये हो जाएगा विषम चक्रीय। अब इस दोनों के टर्म को समझना पड़ेगा। समचक्रीय का सीधा सा मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जब साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा और उस साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन केवल हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट से हुआ है, यानी कि केवल कार्बन से हुआ है, तब हम लोग उसको कहेंगे समचक्रीय। और जब साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कार्बन के अतिरिक्त सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इस तरह के कंपोनेंट से हुआ है, उसको कहेंगे विषम चक्रीय। क्लियर। अब समचक्रीय के भी पार्ट है, विषम चक्रीय के भी पार्ट है, बट अब इसमें हम लोग उतना डीपली नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस। इसका कुछ एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं बायोमोलिक्यूल्स में, जब हम लोग DNA RNA पढ़ेंगे वहां पे उसका यूज होगा। क्लियर। अब इसमें जनरली आप देख सकते हैं थायोफिन हो गया, फ्यूरेन हो गया, पिरिडीन हो गया, ये सारे कंपोनेंट इसमें आते हैं। अब समचक्रीय का भी दो पार्ट है, एक है एलिसाइक्लिक, एक है एरोमेटिक। पहला है एलिसाइक्लिक और दूसरा है एरोमेटिक। अब समझिए ध्यान से, एलिसाइक्लिक का सिंपल सा मतलब है कि जिसमें क्या आएगा, बेंजीन रिंग नहीं होगा, बाकी जितना भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है टोटल इसमें पॉसिबल है, इसमें केवल और केवल बेंजीन रिंग आएगा। तो इसमें भी आगे चल करके दो केस पॉसिबल है, एक बेंजेनॉइड वाला, एक नॉन बेंजेनॉइड वाला। बात समझ गए। अब जनरली उसमें आप देख पाएंगे जो 4n+2π रूल को फॉलो करेगा, या फिर एक टर्म आता है हकल्स रूल, उसको फॉलो करेगा, तब वहां पे जो है वह एरोमेटिक फैमिली का कंपोनेंट होगा। अब पहले हम लोग अब इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो है आपको इस तरह से दिखेगा, ये क्या है, क्लोज चेन है, कहीं पर देख रहे हैं, कहीं पर फ्री दिख रहा है, तो ये इस तरह के कंपोनेंट को हम लोग कहेंगे होमोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक में ये नॉन, मतलब जो है देखा जाए तो ये एलिसाइक्लिक कंपोनेंट का कंपाउंड है, इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटेन। एनी क्यों लगा है, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है। अब इसी तरह से दूसरा अगर एग्जांपल देखें तो ये है आपका, देखो 3 कार्बन का चेन है, तो 3 कार्बन के चेन में कार्बन का ग्रीक वर्ड जब 3 रहेगा तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, प्रोप। तो अब सिंगल बॉन्ड से रिलेट कर रहा है तो इसलिए प्रोपेन हो गया, तो साइक्लोप्रोपेन होगा क्योंकि क्लोज रिंग है। अब इसी तरह अगर इसमें आएगा तो नॉर्मल प्रोपेन हो जाएगा। प्रीफिक्स वर्ड यूज करते हैं, प्रीफिक्स वर्ड इस सब में साइक्लो यूज होगा क्योंकि क्लोज चेन है, ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। अब इसी में अगर डबल बॉन्ड लगा दें तो साइक्लोप्रोपीन।
साइक्लोप्रोपीन। यहाँ तक में कोई डाउट? इसको आप नोट कीजिए। अब रेस्ट टॉपिक हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। कल से थोड़ा टाइम पे रहिए तब